Hello everyone, welcome to lecture number 13. In this lecture and the next one हम permutations and combinations cover करेंगे and देखिए ये important topic है. This is different from other topics like number system and logical reasoning and even the different kinds of patterns that we saw, pattern based questions. This is different because every year we don't see questions from here. 25 में actually एक ही question था, 24 में 0 question थे, 23 में there were a lot of questions, 12 questions in fact, out of which 6 were hard questions. And I think this is something that contributed to the difficulty of the 2023 CSAT paper. काफ़ी लोगों ने the concern भी raise किया था कि why so many questions are being asked on this topic. And even before that, but like regularly this topic has been asked from. अब क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं आया, कैन वी मेक दिस कंक्लूजन कि इससे नहीं पूछा जाएगा? आई डोंट थिंक सो. This is a very relevant topic and obviously if you don't ask too many hard questions, इससे काफ़ी interesting questions बनते हैं. And that's why I believe this can be the difference maker because permutations combinations is not calculation heavy. इसमें errors नहीं होते हैं generally because it is mostly about the concept. If you have the right concept, you will not even take a lot of time. You will see the question, you will understand how to approach it and इससे आपका आंसर निकल जाएगा. एंड जो क्वेश्चन शायद बाकी लोग स्किप कर रहे होंगे, यू कैन गेट ईजी मार्क्स इन दैट. सो लेट अस प्रोसीड फ्रॉम अ यार वेरी बेसिक क्वेश्चन. देखो मान लो मैंने आपको ये 3 किताबें दे रखी हैं, ठीक है, रेड, येलो एंड ब्लू. एंड मैं आपको बोलूँ कि इनको लेफ्ट से राइट तक अरेंज कीजिए. एंड देन आई आस्क यू कि यार ऐसे कितनी बार आप अरेंज कर सकते हो. नेचुरली देखो, एक तो आर वाई भी मेरे को दिया ही हुआ है, एक ऑर्डर ये है. सेकंड, मैं बी और वाई को इंटरचेंज कर देता हूँ, राइट. अब मैंने फर्स्ट टाइम पे लेफ्ट मोस्ट में आर रेड लिया था. लेफ्ट मोस्ट में रेड लेने के बाद दीज आर द ओनली कॉम्बिनेशन दैट आई हैव. तो फिर मैंने मान लो एक बार यहाँ पे फिर येलो ले लिया. अब एक बार येलो ले लिया तो नेक्स्ट में मैं क्या रख सकता हूँ? लेट्स से आई पुट रेड हेयर एंड देन आई पुट ब्लू हेयर. Similarly, I put yellow here, then blue here and red here. Finally, एक और कॉम्बिनेशन बच गया हमारा, blue, red and yellow, blue, yellow and red. So ये कितने बच गए हमारे पास? 6 combinations, right? Okay, ये मेरे पास 6 combinations बच चुके हैं. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो ये तो easy question था. We don't even need to have any concept as such. ये तो I think anyone can manually just write these combinations. अब मान लो 4 हो गए. What would be your approach? Think again. I mean, what you would do naturally. सबसे पहले आप एक लेफ्ट में रखोगे, ठीक है. एक बार लेफ्ट वाला फिक्स हो गया तो आप वहीं से फिर वाई बी जी ये सब करोगे, राइट. एंड देन सो ऑन. यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन जो भी आएंगे, जो प्रोसेस हमने पहले यूज़ किया था. चलो येलो को फिक्स कर लिया, फिर ग्रीन ब्लू हो गया, देन यहाँ रेड था, अब येलो की जगह पहले ग्रीन आ गया. एंड विल फाइंड दैट यार रेड को मैंने फिक्स कर रखा है तो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन ही आएंगे. लेट मी जस्ट राइट देम डाउन. ब्लू ग्रीन जगह येलो ब्लू, एंड फाइनली यहाँ पे आर है, देन यहाँ ब्लू आएगा, फिर ग्रीन येलो, देन आर एंड ब्लू एंड येलो ग्रीन, राइट. यही सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं अगर मैंने रेड को फिक्स किया हुआ है. रेड को फिक्स करने के बाद कितने कॉम्बिनेशन आए? 6 कॉम्बिनेशंस. बेसिकली आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, एक पोजीशन को मैंने फिक्स किया और बाकी इंटू 6 हो जाएगा. सो आई वुड से स्टार्टिंग वाला रेड है, स्टार्टिंग में अगर रेड है, लेफ्ट मोस्ट में अगर रेड है तो ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं. फिर सिमिलरली स्टार्टिंग में येलो है तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी. स्टार्टिंग में ब्लू है तो यहाँ 6 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी. स्टार्टिंग में ग्रीन है तो अगेन 6 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी. सो ये बन हुई टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 into 6 is equal to 24, right? One more way to imagine this is, let me go back to this, जहाँ पे मैंने ये लिखा था कि अगर मैं मान लो इसमें ग्रीन इंसर्ट कर रहा हूँ, सो बेसिकली फॉर एवरी दिस कॉम्बिनेशन आर वाई बी एक कॉम्बिनेशन हो गया तो ग्रीन यहाँ पर भी आ सकता है, ग्रीन यहाँ पर भी आ सकता है, ग्रीन यहाँ पर भी आ सकता है, ग्रीन यहाँ पर भी आ सकता है. सो बेसिकली अगर रेड तो बेसिकली एक बार ग्रीन रेड येलो ब्लू हो जाएगा, एक बार रेड ग्रीन येलो ब्लू हो जाएगा, एक बार रेड येलो ग्रीन ब्लू हो जाएगा,
एंड एक बार रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन हो जाएगा, राइट? जितने एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन थे, फॉर एवरी एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन एक नया एलिमेंट ऐड होने से ये इंटू एन हो गया. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. सो बेसिकली मान लो इस प्रॉब्लम का कुछ आंसर था. लेट्स से फॉर n-1 आइटम्स, ठीक है, और बुक्स, अगर मेरा आंसर था लेट्स से ए, कैपिटल ए, ठीक है, ये मेरा आंसर है. सो फॉर n आइटम्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा? n इंटू ए. क्यों? मैंने दो तरह से समझाया. एक तरह से मैंने समझाया कि बेसिकली ये मान लो हमने सारे कॉम्बिनेशंस लिखे. अब मैंने nth आइटम यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, मतलब n-1 3 था, n इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे मैंने फोर्थ आइटम इंसर्ट किया. सो फॉर एवरी कॉम्बिनेशन मैंने एक एक, मतलब फॉर एवरी कॉम्बिनेशन मेरे को n कॉम्बिनेशंस और मिल गए. तो अगर पहले आंसर 6 था तो अब 6 इंटू 4 आंसर 24 हो गया. सिमिलरली इफ आई एज्यूम कि पहले आंसर a था, ये जो मैंने लिखा है, तो nth आइटम आने के बाद आंसर n इंटू a हो जाएगा. तो हमने इसके दो अप्रोच देखी, दैट वाई दिस इज पॉसिबल. सो इन फैक्ट ये चीज़ क्या हो रही है, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, अरेंजिंग n आइटम्स इन ऑर्डर, इसका जो आंसर होता है उसको फैक्टोरियल बोलते हैं. सो फैक्टोरियल क्या होता है? इट इज बेसिकली आंसर टू द प्रॉब्लम of arranging n items in a line. या जो हमने देखा, ये n बुक्स हो सकते हैं, n चीज़ें हो सकती हैं, मतलब n अलग अलग चीज़ें हैं. इनको लेफ्ट टू राइट अब एक ऑर्डर में कर रहे हो या टॉप टू बॉटम एक ऑर्डर में कर रहे हो, इन अ सीक्वेंस कर देते हैं, ठीक है. इस चीज़ का जो आंसर होता है वो फैक्टोरियल होता है. अब हमने देखा कि यार इसको मान लो, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल ऑफ 3. सिमिलरली ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. अब मैंने देखा था यार 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है. 4 फैक्टोरियल नेचुरली कितना हो जाएगा? 4 इंटू पिछले वाला जो आंसर था, राइट? दैट इज व्हाट वी डिड्यूस्ड. हमने क्या बताया था कि अगर n-1 के केस में अगर आंसर a है तो n के केस में आंसर n इंटू a हो जाएगा. तो 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज बेसिकली 24, बिकॉज यहाँ 6 है. इट मीन्स इसको मैं और आगे लिखूँ तो 3 फैक्टोरियल क्या रहा होगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, विच इज बेसिकली 6. इसको मैं 3 कैंसिल कर दूँ, मतलब 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2. बट ये क्या होगा? 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल. इससे क्या आ जाएगा? सॉरी, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल. अब इससे मेरे पास आ जाएगा कि 1 फैक्टोरियल एक्चुअली 1 होता है. एंड फाइनली मतलब 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, आप ऐसे देख सकते हो ना कि मेरे पास एक ही आइटम है, एक ही आइटम है, उसको मेरे को एक लाइन में लगाना है. तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे? तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी. एंड फाइनली एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल. तो 1 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल मेरे को पता है 1 है, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है. ये बस चीज़ याद रखो. नेगेटिव नंबर्स के लिए कुछ सेंस नहीं बताता, बिकॉज -2 आइटम्स को आप कैसे एक लाइन में लगाओगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है. बट 0 फैक्टोरियल इसलिए पॉसिबल है दैट you can just say this is mathematical definition, you can just understand it that way. How you can understand this कि अगर कोई भी आइटम नहीं है उसको भी ना लगाने का, उसका भी तो एक तरीका है कि आप कुछ नहीं कर सकते. और बेसिकली फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स यू कैन जस्ट एज्यूम कि यार ये वैल्यू ट्रू है. मतलब ये इस डेफिनेशन से आती है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल. इस डेफिनेशन से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है, ऑल्दो दैट इज नॉट समथिंग यू विल गोना बी आस्क्ड. सो ये तो डेफिनेशन हो गई. फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको n फैक्टोरियल क्या होता है. सो हाँ, बेसिकली अगर n फैक्टोरियल n टू n- फैक्टोरियल है तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कोई भी नंबर है, ये 3 फैक्टोरियल है, मैंने उसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिखा, और 1 फैक्टोरियल को मैंने 1 ही लिख दिया. सिमिलरली 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली n फैक्टोरियल क्या होगा? n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन अंटिल 1. तो n फैक्टोरियल कुछ नहीं है,
1 से लेके n तक जितने नंबर्स हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ नथिंग बट n फैक्टोरियल, यही बताया गया है और ये आपको याद करना है. एंड अगेन है क्या n फैक्टोरियल, नेवर फॉरगेट, इट इज द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग n आइटम्स इन अ सीक्वेंस. 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया है. ओके, सो आई एम गोना इरेज वट एवर आई रोट हेयर. देखो एक और चीज़ है, देखो ये n फैक्टोरियल एक और, हाउ वाई द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज दिस, लाइक अगर मेरे पास ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो एंड लेट्स से वाइट, ये 5 बुक्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स, इनके कवर्स डिफरेंट कलर्स के हैं, मैं इनको लाइन में लगा रहा हूँ. तो इट आई कैन इमेजिन कि मेरे पास ना एक 5 स्लॉट्स हैं, 5 किताबें हैं तो 5 स्लॉट्स हैं. समथिंग विल कम हेयर. ये सबसे पहले बार मैं कुछ लगाऊंगा, मेरे पास कितने चॉइसेस थे, 5 चॉइसेस थे, राइट. अब मैंने इनमें से एक यूज़ कर लिया होगा, इनमें से एक मान लो मैंने रेड यूज़ किया, तो मेरे पास एक चॉइस कम हो गई. अब मेरे पास 4 स्लॉट बचे हैं. चॉइसेस कितनी बची मेरे पास, 4, ठीक है. तो पहले वाले स्लॉट के लिए मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ थी, वो फिक्स हो गई तो 4 पॉसिबिलिटी बची. वो फिक्स हो गई तो 3 पॉसिबिलिटी बच जाएंगी. वो फिक्स हो जाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी बच जाएंगे. एंड फाइनली मेरे पास अगर 4 बुक्स ऑलरेडी प्लेस कर दी हैं मैंने, आई विल ओनली गेट 1 मोर पॉसिबिलिटी. एंड दैट इज़ वाई इस चीज़ का आंसर 5 फैक्टोरियल होता है. इसको इस तरह से भी समझ सकते हो. सो हमने एक्चुअली 2 तरीके से किया. एक तो दिस इज़ अ लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट. ये थोड़ा लॉजिकल वे हो गया आई वुड से कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस. आप इसको, फिर हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमने एक्चुअली 3 फैक्टोरियल के काउंट किए थे. फिर वी फ्रॉम देयर वी प्रूव्ड व्हाट शुड बी द वैल्यू 4 फैक्टोरियल एंड देन व्हाट शुड बी द वैल्यू 5th फैक्टोरियल एंड सो ऑन. वो आप बोल सकते हो कि इंडक्शन का मेथड है. सो आई बिलीव नाउ दैट यू आर कन्विंस कि फैक्टोरियल का आंसर यही आता है. एंड ये फैक्टोरियल एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ये भी हम समझ गए. अब ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम हमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सम पार्ट ऑफ दिस इज गोना बी यूज्ड. सो ये कभी नहीं बोलना होता. नाउ वन मोर थिंग दैट यू शुड नो इज कि लेट्स से आपको 2 चीज़ दे रखी है. लेट्स से आपको 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल दे रखा है. अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो नेचुरली हमको पता है कि 8 फैक्टोरियल इज दिस, एंड नेचुरली 5 फैक्टोरियल हमको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो आई कैन कैंसिल दिस, आई कैन डिवाइड दिस. ये 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 कट जाएंगे एंड ऊपर बस 8 इंटू 7 इंटू 6 बचेगा, जो इट्स लाइक 56 इंटू 6 जो भी वैल्यू है, आई थिंक 336 है, राइट. 56 इंटू 6, हाँ यही वैल्यू आएगी. सो इस तरह से जब भी कोई ऐसे 2 फैक्टोरियल का डिवीजन होता है एंड ऊपर वाला इज अ बिगर नंबर, सो छोटे वाला उसको अच्छे से डिवाइड हमेशा करेगा. इट विल ऑलवेज डिवाइड द बिगर फैक्टोरियल नंबर बिकॉज whatever is included in 5 factorial it will also be included in 8 factorial. इसमें जो जो नंबर्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो इसमें भी होंगे, इनफैक्ट इसमें और ज़्यादा होंगे. सो ये हमेशा डिवाइड होता है एंड इसको आप ऐसे एक्सपैंड करके कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू शुड नो क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशंस में यूज़ होगा. एंड नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस. ये देखो 2018 का PYQ है. ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन. इट शुड बी डूएबल बट अदरवाइज I'll solve this. So for a sports meet, a winner stand comprising 3 wooden blocks is in the following form. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ आए होंगे स्पोर्ट्स में, तो ऐसे 3 ब्लॉक बना रखे हैं. There are 6 different colors available to choose from and each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no 2 of them have the same color. तो मेरे पास 6 कलर्स हैं. अब मेरे को इन सब को पेंट करना है, राइट. अब इन सबको पेंट करना है इन अ वे कि किसी का भी सेम कलर ना हो. सो बेसिकली कोई कलर रिपीट नहीं होगा एंड 3 कलर यूज होंगे आउट ऑफ द 6. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर स्टैंड बी पेंटेड. नाउ देखो हमने जैसे फैक्टोरियल का डेफिनेशन किया था अभी, लॉजिकल डेफिनेशन कैसे किया था कि पहले वाले कलर की मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 पॉसिबिलिटी है. सेकेंड वाले में पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 पॉसिबिलिटी है. थर्ड वाले में पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि 2 कलर यूज़ हो चुके हैं, अब मैं नहीं यूज़ कर सकता. सो मेरे पास 4 ही बचे और यही एक आंसर आएगा. क्या आंसर आ गया इसका, 6 इंटू 5 इंटू 4 30 इंटू 4 120.
Alright, the same concept was used. Obviously, look, it is very unlikely कि यूपीएससी डायरेक्टली आपको पूछे कि ये 3 ही कलर हैं और आपको 3 ही लगाने हैं, या 5 कलर हैं आपको 5 जगह लगाना है, वो तो उसका तो आंसर आपको पता ही है, दैट इज 5 फैक्टोरियल. बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हम फैक्टोरियल तक पहुंचे कहाँ से थे? व्हाट वाज द विजुअलाइजेशन? द विजुअलाइजेशन वाज कि पहली जगह पे मेरे पास 6 ऑप्शन है, दूसरी जगह पे मेरे पास 5 ऑप्शन है, तीसरी जगह मेरे पास 4 ऑप्शन है. एंड थ्रू दिस वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू दैट इज गोना कम. और यहाँ से आंसर 120 आ गया. ओके, सो अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलराइट, जो हमने इस क्वेश्चन में किया, हमने एक्चुअली क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमने किया क्या कि मेरे पास 6 कलर हैं, 6 कलर्स आर गिवन. ऑलराइट, 6 कलर्स आर गिवन and 3 slots or positions are to be occupied. Yeah, three slots or positions. Yeah, position, yes, 3 slots to be occupied. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? देखो, इसको बोलते हैं कि मैंने छह चीजें 3 जगहों पर अरेंज करी हैं. ऑलराइट, 6 objects arranged in 3 positions. पिछले क्वेश्चन में ये था. ये एक्चुअली होता क्या है, अरेंज को मैं एक दूसरा वर्ड होता है परम्यूट. सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो परम्यूट है उसका मतलब ही अरेंजमेंट होता है. टू इट इज द एक्ट ऑफ अरेंजिंग समथिंग इन एन ऑर्डर. इस चीज को व्हेन आई से अरेंज 6 थिंग्स इन 3, इसको मैं लिखता कैसे हूं? 6p3, 6 परम्यूट 3. दिस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस. इसको इंग्लिश में बोलने की जगह आई कैन जस्ट राइट दिस. तो एनपीआर का मतलब यही होता है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स परम्यूट देम इनटू आर पोजिशंस. अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? खुद से सोचो कि मेरे पास अगर आर स्लॉट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये मान लो आर है, और मेरे पास स्टार्टिंग में एन ऑब्जेक्ट्स हैं. तो पहले मैं इसको लगाऊंगा, कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे? एन. दूसरे में कितना? n-1. फिर n-2. ठीक है, ये कितना कम होता है? दिस इज n-r+1 तक जाता है. वाई n-r+1? आप देख सकते हो कि यार देखो, अगर r 1 होता है एक्चुअली, सो ये जो सीरीज है n इंटू n-1 इंटू n-2, ये n पे ख़त्म हो जाती है. n पे ख़त्म हो जाना मतलब r-1 में आप अगर 1 डालोगे तो n आएगा, राइट? सो उससे आप कंफर्म कर सकते हो. और यू कैन विजुलाइज दिस इज n-1, n-2, n-3. नहीं, स्टार्टिंग में n आएगा, फिर n-1 यहाँ पे आएगा, n-2 यहाँ पे आएगा, राइट? सो ये थर्ड पोजिशन है और यहाँ तक n-2 आया है. सो ये r पोजिशन है, तो यहाँ पे n-r-1 तक आएगा, और n-r-1 इज बेसिकली n-r+1. अब ये जो चीज़ है, इफ़ यू रीड दिस, यार अगर मैं इसको फैक्टोरियल टर्म में लिख सकता हूँ क्या? इस टर्म को मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. कैसे? इसमें ना ऊपर नीचे में एक चीज़ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n-r, n-r-1, n-r-2 एंड सो ऑन. फिर ये जाएगा कभी 3 2 1. ठीक है, ऊपर भी मैंने इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया. ये -1 एंड सो ऑन, 3 2 1. सो नीचे जो चीज़ बन गई वो बन क्या गई? नीचे बन गया n-r फैक्टोरियल, बिकॉज वही तो डेफिनेशन होता है फैक्टोरियल का. और ऊपर आई हैव इंक्लूडेड ऑल द नंबर्स फ्रॉम n to 1, ये हो गया n फैक्टोरियल. इसी चीज़ को बोलते हैं NPR. सो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपको r स्लॉट्स में उनको अरेंज करना है, परम्यूट करना है, सो डायरेक्टली यू कैन राइट NPR. NPR कुछ नहीं होता है, इट इज़ बेसिकली जस्ट दिस थिंग, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल. You don't need to remember this to be honest.
बिकॉज नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कैसे किया था कि पहली पोजीशन में n आएगा, फिर यहाँ पे n-1 चॉइसेस हैं, फिर n-2 चॉइसेस हैं, एंड सो ऑन. अब वैसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और यू कैन रिमेंबर दिस. देयर आर जस्ट टू फॉर्मूलाज दैट विल एक्चुअली हैव टू रिमेंबर. वन इज दिस वन. फैक्टोरियल वाला इज़ नॉट रियली अ फॉर्मूला, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक वो अच्छे से याद हो जाएगा हमको. सो इसको कैसे कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं. एक क्वेश्चन पूछा है, 8 people line up to enter a hall such that only 5 people can be admitted. ठीक है. सो इन हाउ मेनी वेज है. सो डेफिनेटली इसमें दो चीज़ें होंगी यार. 8 लोग हैं तो उनमें से कोई 5 ही लोग जाएंगे, एंड द ऑर्डर मैटर्स बिकॉज दे आर सेइंग दे आर लाइनिंग अप. दिस वर्ड मीन्स देयर इज एन ऑर्डर, देयर इज अ सीक्वेंस. सो अगेन आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ 8p5. और 8p5 क्या होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 minus 5, 3 factorial, and that is the answer. ये मैंने यहीं तक छोड़ा है, बट इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा. और आप करना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हो 8 into 7 into 6 into 5 into 4. ये 3 फैक्टोरियल वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, उसका कुछ some big number will come. I don't want to calculate that, but conceptually this is what 8p5 means. So this was a question about अब तक हमने क्या किया, वी सॉ n आइटम्स को एक लाइन में कैसे अरेंज करना है, तो वो n फैक्टोरियल हो जाता है. अब n आइटम्स की जगह हमें n में से हमको r स्लॉट्स में अरेंज करना है, वो दैट इज ऑल्सो वी सॉ. बट डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस विल नॉट बी डायरेक्टली आस्क्ड एज सच. सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर बिल्डिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ये वाला क्वेश्चन और देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 people बी सीटेड ऑन 7 chairs इन अ सर्कल. नाउ यू माइट थिंक यार इसमें तो कुछ अलग नहीं होना चाहिए. यार हम क्या कर रहे हैं, सर्कल में लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, राइट. ये मेरे पास 7 सीट्स हैं. और लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिगर, और लेट मी एक्चुअली जस्ट टेक स्टार्टिंग में 4. उससे पहले 3 ले लेते ना, क्या जा रहा है. अब मान लो मेरे पास ABC ले लेता हूँ, यहाँ आपके लिए ABC ले लेता हूँ, मेरे को एक सर्कल में लगाना. तो नेचुरली मैं यहाँ पे पहले A लिखूंगा, देन यहाँ B लिखूंगा, यहाँ C लिखूंगा. एक और चीज़ हो सकती है मेरे पास, A देन C देन B. देन व्हाट आई कैन हैव इज, ऊपर की जगह मैं B लिख देता हूँ, देन C लिख देता हूँ, देन A लिख देता हूँ. एक हो जाएगा मेरे पास B देन C एंड A, फाइनली एक में होगा टॉप में C. So this is one combination, this is one combination, this is one combination, this is one combination. फिर ऊपर की जगह C है, देन A है या B है, देन यहाँ पे C है, देन B है, देन A है, राइट. सो कितने आंसर आ गए, 1 2 3 4 5 6. 3 फैक्टोरियल. हमने हमेशा गिना था कि 3 लोगों को एक साथ लगाते हैं तो एक लाइन में लगाते हैं तो 3 फैक्टोरियल आंसर होता है. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग. लुक, A C B इज देयर, राइट. C के लेफ्ट में A है, राइट में B है. मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें. C के लेफ्ट में A है, राइट में B है. इधर C के लेफ्ट में, लेफ्ट एंड राइट, इधर भी C के लेफ्ट में A है, राइट में B है. एंड एक और कुछ होना चाहिए यहाँ पे, C के लेफ्ट में एंड राइट में भी. ठीक है, ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ आ गया, ये राइट. C के लेफ्ट में या राइट में भी है. यार ये जो जिन जिन में मैंने 1 लिखा है, ये तीनों सेम नहीं है क्या. लुक, मैं को यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ कन्वीनियंटली A को ऊपर लिख दिया, बट अगर मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो मेरे को A दिखेगा, एंड यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे C दिखेगा, यहाँ B दिखेगा. इसको मैं ऐसे इस साइड से देखूँ तो मेरे को यहाँ पे A दिखेगा, यहाँ C दिखेगा, यहाँ B दिखेगा. सिमिलरली इसको मैं ऐसे यहाँ देखूँ तो C B A दिखेगा, राइट. इन द सेम वे इन दीज, ये जो हैं, ये जो बाकी 3 बच गए, ये भी सेम है. So what happens is, because this is circle, I would find that अगर मेरे पास n पोजिशंस हैं
तो उस n पोजिशंस के देर वुड बी n सिमेट्रिक पोजिशंस. बेसिकली अगर मेरे पास टोटल 3 पोजिशंस हैं, सो अगर ये ए बी सी एक मिल गया मेरे को, एक अरेंजमेंट मेरे को मिल गया, तो इसका एक एक रोटेशन, इसके कितने रोटेशन हो जाएंगे? ये ए था, ये सी था, ये बी था. इसको एक बार रोटेट करूंगा तो सी ए बी आ जाएगा, एक और बार रोटेट करूंगा तो बी सी ए आ जाएगा. राइट? तो ये 3 इक्वली हैं. सिमिलर, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरा आंसर, जो भी मेरा आंसर आया है अपने नॉर्मल वाले अप्रोच से, एज्यूमिंग दैट दे आर इन अ सिंगल लाइन, जो भी मेरा आंसर आएगा, इस चीज़ का आंसर मान लो m आता है. m को अगर मैं 3 से डिवाइड कर, ओके लेट मी, ये जो क्वेश्चन इज n लोगों को, n पीपल, n चेयर्स इन अ सर्कल. इस चीज़ का अगर आंसर मेरा n है, चलो आंसर मेरा आंसर ही है जो मैंने अपने इस मेथड से निकाला, लीनियर अप्रोच से निकाला, और लेट्स से m इसका एक्चुअल आंसर है. सो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका होगा, बिकॉज फॉर एवरी सच कॉम्बिनेशन मैंने उसको n टाइम्स रिपीट कर दिया है. अगर मैं ये वाला लेता, लेट्स से ए बी सी डी लेता, तो ए बी सी डी मैंने एक सीक्वेंस बनाया, बट इसको मैंने 4 बार रोटेट किया होगा तो भी मेरे पास फिर ऐसे 4 आंसर्स आ जाएंगे. सो दोज आंसर आर एक्चुअली फॉल्स आंसर्स, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल वैल्यू. ये ना काफ़ी हॉच पॉच हो गया, लेट मी इरेज ऑल द थिंग. सो इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं पहले एक सर्कल बनाऊंगा और मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये जो मेरी पहली चेयर है, दिस इज माई लेफ्ट मोस्ट, ऑल्दो ये सर्कल नहीं है, इसको मैं मान लूंगा दिस वन इज लेफ्ट मोस्ट. ठीक है? और फिर मैं नॉर्मली करूंगा आंसर, तो मेरा आंसर कितना आएगा? n फैक्टोरियल. बट एक्चुअल आंसर अगर मेरा m होता तो हर एक सीक्वेंस के लिए मैं उसको n बार रोटेट कर सकता था, और n बार रोटेट करता तो मेरे को ये आंसर आता. सो एक्चुअल जो मेरा आंसर आना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, इट वुड बी n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो अगर 7 लोगों को 7 चेयर में लगाना एक सर्कल में, उसका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल. 5 लोगों को 5 चेयर में लगाना है, उसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल. 5 को 5 में लगाना है, उसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल. बेसिकली जितने भी लोग हैं उससे माइनस 1 हो जाएगा. अनदर वे वी कैन विजुलाइज दिस इज लाइक, इफ दिस विजुलाइजेशन इज नॉट इनफ, आप इसको इमेजिन करो कि ये लीनियर है और ये सर्कुलर है. ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी एंड डी ए बी सी, ये चारों जो होंगे यहाँ पे 4 आएंगे, बट ये सब सर्कुलर में इक्वल हो जाएंगे. बिकॉज इसमें क्या है, ए के देखो, सी के लेफ्ट में डी है, राइट में बी है, डी के लेफ्ट में ए है, राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी है, राइट में डी है, एंड सो ऑन. सो सिमिलरली लीनियर से जो भी आंसर आ रहा है, आप उसको n से डिवाइड कर दोगे तो सर्कुलर में आंसर आ जाएगा. सो फाइनली वी हैव द फॉर्मूला, number of linear arrangement of n items is equal to n into number of circular arrangement. और ये हमको पता है ये n फैक्टोरियल होता है, और n फैक्टोरियल को मैं अगर n से डिवाइड कर दूंगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा. This will become my answer for circular arrangement. अब आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. वी हैव कवर्ड दिस फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, वी हैव सीन दिस हाउ दिस इज पॉसिबल. सो ये याद रखना बस, इसका ये एग्जैक्टली डायरेक्ट नहीं आएगा, बट इसके एप्लीकेशंस आ चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस में. दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स अबाउट अरेंजमेंट दैट यू शुड रिमेंबर. एंड हेंस इस क्वेश्चन का आंसर 7 people and 7 chairs is 7 minus 1
इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। यही इसका आंसर है। अब now let us see some PYQs. How many different 5-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi, so that each word has to start with D and end with I? तो यार मेरे को दिल्ली के 5 लेटर्स हैं, ये यूज़ करने हैं। क्या बता रखा है कि फर्स्ट लेटर तो डी है ही एंड लास्ट लेटर आई है, तो मेरे पास 3 पोजिशंस बच गए। 3 पोजिशंस बच गए। पॉसिबिलिटीज क्या है? ELNH क्या हो जाएगा? इसको आप बहुत चीज़ें लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा डायरेक्टली। दैट इज़ व्हाट फैक्टोरियल मीन्स। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3 × 2 × 1 6। जैसे भी करो आंसर 6 आएगा, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन देखो, इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सो बॉय है, गर्ल है। हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? सो अब ये बॉय 1 मान लो, ये बॉय 2 मान लो, ये गर्ल 1 मान लो, गर्ल 2 मान लो। अब इसको 2 तरीके हैं, या तो आप सारे सॉल्व कर, अब इस जब 4 ही लोग हैं ना, तो आप एक्चुअली इमेजिन कर सकते हो क्या पूछा कि गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि आपने गर्ल 1 गर्ल 2 ऐसे कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है। या तो बॉय 1 बॉय 2 ऐसे आ गया, ठीक है, या फिर बॉय 2 बॉय 1 आ गया, या फिर इधर बॉय 1 आया, इधर बॉय 2 आया, या फिर इधर बॉय 2 आया, इधर बॉय 1 आया। ये और तो कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, राइट? देखो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि गर्ल 1 गर्ल 2 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही इनके बीच में आ गए। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। अब इसमें G1 G2 को रिवर्स कर दो। फॉर एवरी सच अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट होगा B1 G2 B2 G1। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 6 ये हो गए प्लस 6 ये हो गए, तो 12 आंसर आ गया, राइट? अब इसको हम और स्मार्टली कैसे कर सकते थे? देखो इसमें इन दिस क्वेश्चन द ट्रिक इज वाई वी कैन नॉट सॉल्व इट इन द एग्जैक्ट मैनर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए। इज दैट देखो हमारे पास 4 पोजिशंस हैं। अब यहाँ पे तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं, राइट? बट यहाँ पे द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल डिपेंड कि अगर ये गर्ल थी या बॉय थी। इफ दिस वॉज अ बॉय, सो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बच जाएंगी? यहाँ पे फिर 3 पॉसिबिलिटी वापस बचेंगी, बिकॉज एनी वन कैन कम हेयर। अब फिर अगर वापस मान लो एक गर्ल थी, तो यहाँ पे गर्ल नहीं आ सकती, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, फिर यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी। सो डिपेंडिंग ऑन द केस यू विल हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अगर आपको फिर भी उस तरह से लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले वाले में अगर बॉय आएगा तो दूसरे वाले में वापस बॉय नहीं आ सकता, नहीं तो फिर 2 गर्ल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई गर्ल ही आएगी। और अगर यहाँ पे गर्ल आ गई तो यहाँ पे एक ही चांस बचेगा, यहाँ पे एक बॉय ही आ सकता है, यहाँ पे एक गर्ल ही आ सकती है। सो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी थी? 2। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी थी? 2। और उसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी बची, तो ये 4 हो गया। सिमिलरली अगर स्टार्टिंग में अगर गर्ल आ जाती तो यहाँ पे फिर बॉय ही आना था, क्योंकि 2 गर्ल्स नहीं आ सकती। यहाँ पे एक्चुअली गर्ल भी आ सकता है, बॉय भी आ सकता है, और यहाँ पे भी गर्ल भी आ सकता है, बॉय भी आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 थी, यहाँ पे 2 थी। अब 2 लोग यूज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पे गर्ल बॉय जो भी बचा होगा उनमें से कोई भी आ सकता है, तो वापस से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हो गई 8। 2 × 2 × 2 × 1 इज इक्वल टू 8। अब सारे केस हमने एक्चुअली कवर कर दिए हैं, बिकॉज वी एज्यूम्ड फर्स्ट वाले में अगर बॉय रखा, वो वाला केस हमने देख लिया, केस 1। सेकेंड वाले में अगर फर्स्ट वाली ऑन द लेफ्ट मोस्ट इफ देयर इज अ गर्ल, उसकी भी पॉसिबिलिटी देख ली हमने, उसका आंसर 8 आएगा, एंड दोनों का सम हो जाएगा 12।
सो अगेन लुक, हमने किया क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला केस आपको समझ आ गया होगा. सेकंड वाले केस में इन द फर्स्ट पोजीशन देयर आर टू, इफ वी आर अज्यूमिंग देयर इज अ गर्ल एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, तो टू पॉसिबिलिटीज होंगी. अगर यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे डेफिनेटली दे विल बी अ बॉय. सो अगेन दे विल बी टू पॉसिबिलिटीज. नाउ बिकॉज अ गर्ल इज देयर इन फर्स्ट पोजीशन, अब हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अ गर्ल और बॉय कुड बी देयर इन द थर्ड पोजीशन और द फोर्थ पोजीशन. हेंस आई विल से कि यहाँ पे गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है. अगर गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज आएंगी. और फाइनली अब तीन लोग ऑलरेडी हम अरेंज कर चुके हैं, तो फाइनली देयर इज ओनली वन पर्सन, सो देंस द पॉसिबिलिटी इज वन हेयर. सो 2 into 2 into 1 इसलिए यहाँ पे आया. इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ वट एवर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, नाउ ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल देखो. अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि यार कुछ आइटम्स को हमने अरेंज किया था एक जगह. अब मान लीजिए कि मेरे पास ए बी सी तीन लोग हैं, ठीक है. एंड आई वांट टू से कि यार व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल हैंडशेक्स. नाउ एवरी पर्सन विल शेक हैंड विद एवरीवन एल्स. अगेन ए ने बी के साथ हैंडशेक किया, ए ने सी के साथ हैंडशेक किया, बी ने ए के साथ हैंडशेक किया, बी ने सी के साथ हैंडशेक किया, सी ने ए के साथ हैंडशेक किया एंड सी ने बी के साथ हैंडशेक किया. सो ये तो 6 हो गया, राइट. और तीन लोगों को लाइन में अरेंज करना भी 6 था, बिकॉज दैट वाज 6 फैक्टोरियल. बट ए एंड बी और बी और ए हैंडशेक कर रहे हैं, तो सेम ही बात है ना. ए एंड सी ए हैंडशेक कर रहे हैं, ये भी सेम बात है. बी एंड सी एंड बी को हैंडशेक कर रहे हैं, ये भी सेम बात है. सो एक्चुअली देर आर ओनली 3 हैंडशेक्स. ये जो प्रॉब्लम है जो हमने कैलकुलेट की है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन. जो हमने पहले किया था कि यार n आइटम्स को एक लाइन में अरेंज करना है, दैट वाज अ परम्यूटेशन. हम उनको अरेंज कर रहे थे. हैंडशेक इज अ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में मैं क्या काउंट कर रहा हूं कि यार मेरे पास ये तीन लोग हैं, इन अ हैंडशेक 2 पीपल आर इन्वॉल्व. सो इन दो में से एक में दो में इन तीन में से मेरे को दो दो के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. And the number of such combinations will give me the answer to the question कि what is the number of handshakes. This is what is combination problem. अब देखिए, now just try to remember कि why this is important. We'll see कि combinations को भी कैसे calculate करते हैं, उसका formula क्या होता है, and it is very similar to the permutation formula. So permutation is an arrangement, combination is just selection, and you'll find many questions and you'll have to know the language of the question. आपको बस ये याद रखना है कि if I swap 2 items, मैंने 2 आइटम्स की पोजीशन चेंज कर दी, does it lead to a different outcome? यार A ने B को हैंडशेक किया, B ने A को हैंडशेक किया, does this lead to a different outcome? नहीं, क्योंकि if A is shaking hands with B, B is also shaking hands with A. But तो ये तो हो गया हैंडशेक. इसमें क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम. सिमिलरली इफ आई से कि यार ए ने बी को पंच किया, ए पंचेस बी, तो यार ये तो डिफरेंट होगा. दिस इज नॉट इक्वल टू बी पंचेस ए, राइट. वो डिफरेंट हो गया. सो क्योंकि स्वैपिंग द 2 आइटम्स क्रिएट्स अ डिफरेंट आउटकम, दिस इज परम्यूटेशन. नाउ हाउ डज दिस हेल्प अस. हमको परम्यूटेशन तो निकालना आता है, राइट. परम्यूटेशन को वी नो कि उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो NPR होता है. दिस इज परम्यूटेशन. सिमिलरली कॉम्बिनेशन को लिखते हैं ऐसे हैं NCR, कि n में से n चूज R, इसको ऐसे बोलते हैं. अगर मैं इसको बोलता हूँ 3C2, 3 चूज 2, दिस इज हाउ इट इज रेड अलाउड. इसको ऐसे पढ़ा जाता है. एंड दिस रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम कि यार मेरे को 3 आइटम्स में से 2 चूज करने हैं, द ऑर्डर डज नॉट मैटर. 3P2 मीन्स मेरे को 3 आइटम्स में से 2 आइटम लेके अरेंज करने हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे पास 3 किताबें हैं, रेड येलो एंड ब्लू किताब. मेरे पास रेड येलो एंड ब्लू बुक्स हैं, ठीक है. बुक कवर्स हैं इनके इस कलर के. अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 3 में से 2 चूज करने हैं.
उसका आंसर 3c2 होगा। और मेरे को 3 अरेंज कर रहे हैं तो इसका आंसर 3p2 होगा। लेकिन यार इफ आई एम अरेंजिंग दीज थिंग्स इन एन ऑर्डर, उससे पहले मेरे को चूज करना होगा, राइट? परम्यूटेशन क्या है एक्चुअली? फ्रॉम 3 आई पिक 2 एंड देन आई अरेंज देम इन अ लाइन। सो पहले मैं पिक करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, उनको एक लाइन में अरेंज करता हूं। कितने चीजों को लाइन में अरेंज करना है? 2 को। 2 लोगों को लाइन में अरेंज करना है, 2 फैक्टोरियल होता है। हेंस 3c2 क्या हो जाएगा? 3p2 बाई 2 फैक्टोरियल। 3p2 कितना था? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का। बेसिकली एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैं चाहता हूं कि आप याद रखो। या तो आप ये याद रखो या आप NPR वाला याद रखो। एक्चुअली आप बस ये याद रख लो, ये सिमेट्रिक है। तो जैसे अगर मैं 5c3 बोलता हूँ तो 5c3 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, और 3 तो है ही, 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज लुक, ये फॉर्मूला को कैसे काम करता है? दिस चूजिंग समथिंग इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल टास्क। हर क्वेश्चन में आपको शायद परम्यूटेशन ना करना हो, बट हर क्वेश्चन में आपको चूज जरूर करना होगा। वाई? बिकॉज अगर आपको परम्यूटेशन करना है तो पहले तो आपको चूज करना होगा, राइट? फर्स्ट यू चूज सम आइटम्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड देन यू डू समथिंग अबाउट इट। जो भी आपको करना है, इफ इट इज ऑर्डर डिपेंडेंट, अगर स्वैपिंग से आउटकम चेंज हो जाता है तो आप उसको बस बोल दोगे ठीक है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसको एनसीआर पे छोड़ दो। दिस मेक्स कैलकुलेशन कन्वीनियंट एंड इट ऑल्सो इज वेरी अलाइंड विद हाउ वी थिंक। हमको कुछ आइटम मिलते हैं, विल जस्ट फर्स्ट चूज देम, देन विल सी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। इफ इट इज आस्किंग अबाउट एन अरेंजमेंट तो हम उसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट एट दैट। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, बट लेट अस फर्स्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। Out of 10 men and 12 women, how many man-woman pairs can be selected? From the same group, how many pairs can be selected? So पहली बात, कुछ पेयर की बात पूछी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट इवन थिंक अबाउट दिस। देखो पहले तो क्वेश्चन में मैन वुमेन की बात कर रही है। सो यार मैन वुमेन में कुछ पेयर बनाना मेरे को, ठीक है? यहाँ पे मैन होगा, यहाँ वुमेन होगा। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? मेरे पास 10 पॉसिबिलिटी है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 12। इसका तो आंसर 120 हो जाएगा। ये तो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम भी नहीं था, मतलब ये तो सिंपल जस्ट कितने ऑप्शन हैं आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एनी जेंडर। इसमें मैन वुमेन भी हो सकता है, वुमेन वुमेन भी हो सकता है, मैन मैन भी हो सकता है, लाइक एनी काइंड ऑफ पेयर इज पॉसिबल। ऐसे कितने पेयर्स हैं? सो व्हाट इज एक्चुअली ट्राइंग टू आस्क की मेरे पास टोटल में कितने लोग हैं? टोटल ऑफ 22 people इंक्लूडिंग द मैन, इंक्लूडिंग द मेन एंड द वुमेन। अब मेरे को पेयर्स बनाने हैं। जो हैंडशेक प्रॉब्लम थी, इज इट नॉट द सेम एज दिस पेयर प्रॉब्लम? बिकॉज लेट्स से अगर ए और बी दो लोग हैं, मैंने एक पेयर बनाया ए बी का, इट्स द सेम थिंग एज मैंने बी और ए का पेयर बनाया, राइट? मैंने दो लोगों को साथ में कंबाइन किया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज जस्ट द सेम एज 22 में से मैंने दो लोग चूज किए हैं। Just think, isn't this what you're doing? You're choosing 2 people out of 22. और ऐसे में कितनी बार कर सकता हूँ? उसी का आंसर तो 22c2 होता है। अब ये मुझे पता है, दिस इज 22 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। तो जो 20 फैक्टोरियल है वो तो सारे टर्म्स को काट देता है, तो ये बचेगा, नीचे 2 बचेगा।
इसको आप कर सकते हो 11 इंटू 1 कितना होता है 1, 11 इंटू 2 22, 231, यही आंसर है, 231 इज आंसर। ऑलराइट, सो पहले वाला आंसर तो 120 था जब दोनों मेन वुमेन अलग थे, बाद में 231। अब इसको देखो पी वाई क्यू में देखो। इन अ सोसाइटी it is customary for friends of the same sex to hug and friends of opposite sex to shake hands when they meet. A group of friends met in a party and there were 24 handshakes. तो थोड़ा सा वेरिएबल बना लेते हैं यार। लेट्स से नंबर ऑफ मेल्स थे m, फीमेल्स f हो गया, ठीक है। सो क्या बताया कि हग्स कितने हो गए, नंबर ऑफ हग्स इज फ्रेंड्स ऑफ द सेम सेक्स टू हग, यही होना चाहिए। या हग कंबाइन, दो लोग कंबाइन करते हैं तो सारे मेल्स जो हैं वो आपस में हक करेंगे, फीमेल्स आपस में हक करेंगे। हैंडशेक्स कितने हो गए, हैंडशेक्स हो गया, हैंडशेक्स इज पीपल ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर शेकिंग हैंड्स, सो मेल टू फीमेल। ये तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं बिकॉज दिस, ये एक्चुअली है क्या, दिस एक्चुअली इज MC1, M में से एक चूज़ किया, F में से एक चूज़ किया। और MC1 क्या होता है हमेशा, ओके एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। सो जैसे NCR होता है, N चूज़ R, ये होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। ये सिमेट्रिक होता है एक्चुअली, दिस इज इक्वल टू NC N माइनस R फैक्टोरियल। कैसे, अगर मैं 5 में से 2 लोग को चूज कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं 3 लोग को रिजेक्ट कर रहा हूँ। सो रिजेक्शन इज ऑल्सो वे ऑफ सिलेक्शन, राइट। मेरे को 5 में से 2 लोग चूज कर रहे हैं या मेरे को 3 लोग चूज कर रहे हैं, तो या तो मैं 3 लोग को चूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, या फिर मैं 2 को हटा सकता हूँ। किन 2 को हटाना है उनको भी मैं चूज ही कर रहा हूँ एक तरीके से। सो दैट इज वाई 5C2 is equal to 5C3 and in fact NCR is equal to NC of N minus R, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा। ये एक फॉर्मूला आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी नहीं। और NC1 क्या होता है, देखो NC1 कुछ नहीं होता, N फैक्टोरियल होगा, N माइनस 1 फैक्टोरियल होगा और 1 फैक्टोरियल होगा। N माइनस 1 फैक्टोरियल जो होगा वो तो सारे ऊपर के वाले टर्म्स हटा देगा एक्सेप्ट 1 N। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हैंडशेक्स हो गया M इंटू एफ, जो मैं समझाना चाह रहा था MC1 इंटू FC1। अब मेरे को बताया कि ये 24 है, तो M और F क्या हो सकते हैं, 12 इंटू 1 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है, 24 इंटू 1 हो सकता है, या फिर 8 इंटू 3 हो सकता है, या 6 इंटू 4 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बचेंगी। अब इन सब केस में हग्स कितने होंगे, अगर ये 24 1 हो गया तो मेरे नंबर ऑफ हग्स हो जाएंगे 24C2 प्लस 1C2। 1C2 तो कुछ सेंस नहीं बनाता है, सो आई थिंक दिस शुड नॉट बी द राइट आंसर। 1C2 एक्चुअली 0 ही होगा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 24 इंटू 23 बाई 2, 12 इंटू 23, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, 12C2 प्लस 2C2। दो में से 2 चूज करने का एक ही तरीका होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि NCN क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, ये 1 होता है। सो 12C2 होगा 12 इंटू 11 बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 66 प्लस 1 67। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको सारे पॉसिबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कुछ चांस नहीं है। ये वाला केस देख लिया हमने, ये वाला देख लिया, 8 इंटू 3 देख लो, 8C2 प्लस 3C2, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3C2 3 होता है, बिकॉज 3C2 इज इक्वल टू 3C1, सो 3C1 इज 3। अब ये हो गया 4, 28 प्लस 3 31, ये भी नहीं है। फाइनली 6 एंड 4 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 6C2 प्लस 4C2, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 बाई 2, 4C2 एक्चुअली 6 होता है, 4 इंटू 3 बाई 2, 6 इंटू 5 ये हो गया 15 प्लस 6 21, एक ऑप्शन दे रखा है।
ये एक्चुअली सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो यार इस क्वेश्चन में यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट एन एग्जैक्ट आंसर। ऐसा हो सकता था कि ऑप्शंस में 21 नहीं दिया होता, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता एंड 31 दिया होता, देन 31 वुड हैव बीन द राइट आंसर, और 67 इज ऑल्सो द राइट आंसर। सो डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर 24, सो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर दैट, एंड हेंस उसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं तो नंबर ऑफ हग्स के मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज दैट इज गिवन बाय MC2 प्लस FC2. So this was a very basic combination problem, and in fact काफ़ी डायरेक्ट ही था, थोड़ा सा इनडायरेक्ट था. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट, वंस यू नो M और F की क्या वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ एक्स हग्स कैन बी कैलकुलेटेड. ये क्वेश्चन देखिए, ABCD इज अ स्क्वायर, 1 पॉइंट ऑन ईच. चलो इसको स्क्वायर बना देते पहले. One point on each of AB and CD is okay. 1 point on each of AB, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, and CD, and 2 distinct points on each of BC and DA. यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट. How many distinct triangles can be drawn using any 3 points as vertices out of these 6 points? तो मेरे को ट्राइंगल बनाना है, तो यार इन 3 को बनाऊंगा तो ये ट्राइंगल हो जाएगा, इस 3 को बनाऊंगा तो ये ट्राइंगल हो जाएगा, राइट. मेरे पास कितने 6 पॉइंट्स हैं. नाउ थिंक अबाउट इट, मैं कोई भी तो 3 ले सकता हूँ, राइट. देखो ये 2 को मैंने फिक्स किया, तो उसके साथ मैं ये भी ले सकता हूँ, 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 राइट. फिक्सिंग एनी 2, मैं किसी भी तीसरे को लूँगा तो मेरे को एक ट्राइंगल मिल जाएगा, क्योंकि इन 3, actually using any 3 points I can create a triangle as long as all of those 3 are not in a single line. Are there any 3 points here जो एक सिंगल लाइन में है? नहीं, क्योंकि AD and BC are lines, इनमें 2 ही पॉइंट्स हैं. AB is a line, उसमें एक ही पॉइंट है. CD is a line, उसमें एक ही पॉइंट है. So is this not the same as 6C3? 6 पॉइंट में से मेरे को 3 पॉइंट चूज करने हैं, वो 3 पॉइंट चूज हो गए तो मेरे को एक ट्राइंगल मिल जाएगा. ये तो मुझे पता है क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 अगेन 3 फैक्टोरियल. थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4. 3 फैक्टोरियल एक तो कट जाएगा, बाकी 3 फैक्टोरियल का 6 आ गया, ये 6 कट गया, 5 इंटू 4 इज 20, एंड दैट इज माई आंसर. एक्चुअली वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम, जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, उसके बाद तो आसान है. अब ये क्वेश्चन देखो, इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. While writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at hundreds place is greater than the digit at tens place? ठीक है, and the digit at tens place is greater than the digit at units place. इसमें क्या बताया गया है कि देखो 700 है मेरे पास, सो 7 होना चाहिए 0 से बड़ा, सही बात है, एंड 0 होना चाहिए 0 से बड़ा, ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है. सो ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल. 710 एप्लीकेबल होगा, ओके. देन अगेन 711 712 ये सब एप्लीकेबल नहीं होंगे. 720 एप्लीकेबल होगा, देन 721 एप्लीकेबल होगा, राइट. देन 730 731 732, then 740 741 742 and 743 and so on. फाइनली मैं पहुंचूंगा 890 वाला तो पॉसिबल नहीं है, 880 वाला भी पॉसिबल, सॉरी क्या 700 की बात हो रही ना. सिमिलरली 750s में कुछ कुछ होगा, 760s में कुछ कुछ होगा. 770 में मैं जाऊंगा तो मेरे को कोई आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज जो हंड्रेड्स प्लेस में है वो इससे बड़ा होना चाहिए, एंड 7 इज इक्वल टू 7, सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल. सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं काउंट करूँ कि 1 1 प्लस 2,
लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 आए होंगे, यहाँ 6 आए होंगे, इन सबको ऐड करूँगा तो 21 आएगा, राइट. देन आई विल गो टू 800s. 810 में कुछ होगा, 810 में एक्चुअली एक ही आएगा, फिर 820 एंड 821 यहाँ 2 आएंगे एंड सो ऑन, ये जाएगा लेकिन 870 तक जाएगा. यहाँ पे होंगे यहाँ पे 7 होंगे. सो ये 1 + 2 + 3 + 4 ये अंटिल 7 जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा 28. सिमिलरली इफ़ आई गो टू 900s, 910 में एक पैटर्न आएगा, 920 में एक पैटर्न आएगा, एंड सिमिलरली 980 तक जाएगा इसमें, 980, 981 अंटिल 987. यहाँ पे 8 हो गया. सो दिस इज, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 अंटिल 8, ये हो जाएगा 36. तो फाइनल आंसर में आएगा 36 + 21 + 28. 6 + 1 7 15, 4 + 4 8, 85. बट ये जो मैंने मेथड यूज़ किया, दिस इज समथिंग जो हम हमेशा कर सकते हैं, इसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है. फाइन. बट कैन आई डू दिस यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? सो ये मैं दिखाना चाहता हूँ. सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन. दिस इज एक्चुअली अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू डू इट फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. देखो 700 की बात हो रही है, 700s की बात हो रही है. सो बेसिकली आई एम लुकिंग एट नंबर्स फ्रॉम 700 to 799. मुझे क्या चाहिए कि स्टार्टिंग में 7 है, ये तो फिक्स्ड है. यहाँ पे जो नंबर होगा ये छोटा होगा 7 से, एंड दिस इज ऑल्सो भी स्मॉलर देन दैट नंबर. सो अगर ये ए है और ये बी है, तो 7 इज ग्रेटर देन ए, 7 इज ग्रेटर देन बी. ए बी की वैल्यूज क्या आ सकती हैं? सो ए बी जो है ये इस सेट में से आते हैं. ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अंटिल 6. सो हाउ अबाउट दिस? ये तो 7 नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ये जो 7 नंबर हैं, मैं इनमें से 2 चूज कर लेता हूं. इनमें से 2 चूज करूंगा तो 2 डिफरेंट नंबर चूज किए, 2 डिफरेंट नंबर चूज किए, उनका एक ही कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूं मैं, बिकॉज ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी. सो स्टार्टिंग में 7 फिक्स्ड है, बाकी मैंने 7C2 कॉम्बिनेशन से 2 नंबर ले लिया, ए और बी. इनमें से एक बड़ा होगा, मान लो ए बड़ा है, तो मैंने ए ऐसे लिख दिया, ऐसे बी लिख दिया. विल दिस नॉट गिव मी द आंसर कि यार कितने नंबर हैं फ्रॉम 700 to 799 विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन? सिमिलरली 800 में क्या होगा? मैं 0 1 2 3 4 अंटिल 7, ये 8 नंबर हैं, इनमें से 2 चूज कर लेता हूं. इनमें से मैं 2 को चूज करूंगा, एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, बिकॉज आई एम चूजिंग, ऑब्वियसली आई एम चूजिंग फ्रॉम दीज नंबर्स, तो उनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बिकॉज दीज आर डिस्टिंक्ट. सो 8 स्टार्टिंग में है, जो भी बड़ा आएगा उसको पहले लिख दिया, जो भी छोटा आएगा उसको यहाँ लिख दिया. 900s में दिस विल बिकम 9C2. सो विल माई फाइनल आंसर नॉट बिकम 7C2 + 8C2 + 9C2? 7C2 क्या होता है? देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो देखो 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 6/2. NC2 हमेशा ये होता है, देखो NC2 इसलिए हमेशा ये होता है n × n - 1/2, और आप ये देख सकते हो बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला वाई दिस इज ट्रू. सो ये हो जाएगा 8 × 7/2, ये हो जाएगा 9 × 8/2. दिस इज 21, दिस इज 28, दिस इज 36. ये पहले नंबर भी यहाँ, पहले भी हमारे पास ये नंबर आया था 85. ये क्वेश्चन कितना आसान नहीं बन गया? पहले जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, वी वर मैनुअली सीइंग, वी ट्राइंग टू सी अ पैटर्न, उसमें कितने एरर्स थे. बट नाउ दिस क्वेश्चन इज मच मोर ट्रिवियल. yes you have to spot कि this can be seen as a combination problem, but if you see it as a combination problem, इसका आंसर आसान है. नहीं भी आता, fine, you can calculate, you can see the pattern, आप calculate कर सकते हो, but that is error prone. एक बार ये चमक गया आपको, this is not error prone and this is a good application of combinations. A23 का PY की देखिए.
just a second. There are 4 letters and 4 envelopes, and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope, ठीक है, with the correct address. If letters are randomly inserted into the envelopes, then consider the following statements. देखो, मैंने मान लो यहाँ पे मैंने 4 envelope रख दिए, ठीक है, तो ये 4 स्लॉट्स हो गए और मेरे पास 4 लेटर्स हैं, L1 L2, E1 हो गया, E2 हो गया. अब मेरे को E1 E2 E3 4 की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली परम्यूटेशन प्रॉब्लम, राइट. 4 एनवेलप रखे हुए हैं, ऑर्डर में रखे हुए हैं, लेफ्ट टू राइट. सो इट मीन्स को इन 4 को यहाँ पे लगाना है. सो दिस इज अ परम्यूटेशन प्रॉब्लम. अब क्या गया है कि इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मान लो L4 E4 में नहीं गया, तो L4 किसी और में गया और बाकी तीनों सही में गए. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ऐसा पॉसिबल है क्या कि L4 E4 में नहीं गया, तो L4 यहां चला गया और बाकी सारे करेक्ट उसमें गए हैं, बिकॉज एग्जैक्टली 1 गोज इनटू द इनकरेक्ट 1. तो मान लो L1 इधर गया होगा, L2 इधर गया होगा, बट L3 तो यहां नहीं जा सकता, बिकॉज यहां पे तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है. सो L3 को यहां जाना पड़ेगा. सो एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर एक लेटर गलत उसमें चला गया है, इट विल फोर्स सम अदर लेटर ऑल्सो टू गो इनटू एन इनकरेक्ट वन. एटलीस्ट 2 तो हमको गलत चाहिए. सो पहला वाला तो गलत है. अब क्या बताया गया कि सेकंड स्टेटमेंट सेइंग देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप्स. अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं कि ये जो चीज़ है कि ओनली 2 लेटर्स आर गोइंग इनटू द करेक्ट एनवेलप्स, इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 लेटर हैं. लेट मी चूज 2. मैंने इनको चूज कर लिया कि यार ये तो सही एनवेलप में जाएंगे. सो दीज 2 विल गो इनटू द राइट एनवेलप. अब बाकी कितने बच गए मेरे पास? अगर ये 2 सही एनवेलप में जाएंगे, लेट्स से मान लो मैंने L1 एंड E1 E2 E3 E4 है, मान लो ये, मान लो L1 एंड L3 आर गोइंग द करेक्ट वंस, एंड ये दोनों करेक्ट में जा रहे हैं, मतलब बाकी दोनों करेक्ट इनकरेक्ट में जा रहे हैं. तो बाकी दोनों के कितने वेज हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन गो इनटू द इनकरेक्ट वंस? L4 L2 ही होगा, बिकॉज अगर ये L1 L3 हो जाए और ये L2 L4 हो जाए, सो दिस विल बी 4 करेक्ट, बट वॉट वी वॉन्ट इज 2 करेक्ट. So once I have chosen the number of 2 envelopes which will go into the right, the 2 letters which will go in the right envelope, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, वो एक दूसरे वाले में चले जाएंगे. सो द फाइनल आंसर विल बी दिस ओनली, 4 into C into 1. This is number of ways in which I can select 2 correct envelopes, and this is the number of ways in which the other 2 can be permuted. This 4C2 हमको पता है, 4 into 3 by 2, this is 6. तो ये आंसर सही है. Hence B only is the correct statement. इसकी देखो पहली स्टेटमेंट तो आसान थी. सेकेंड वन कैन बी ट्रिकी फॉर पीपल हु हैव नेवर एनकाउंटर्ड दिस क्वेश्चन, बट एनीवेज आपने थोड़ा ये देखो एनवेलप वाला लेटर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, इट इज़ अ फेमस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट नाउ दैट यू हैव सीन इट यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद इट, यू विल नो कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड इसका आंसर बी था. ओके, सो नाउ हमने देखो काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा आप समझ चुके हो दोनों. Now just look at all of these various scenarios. These are like important questions. Arranging books on a shelf, ये परम्यूटेशन होता है, आपको समझ ही आ रहा है, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से. चूजिंग टीम मेंबर्स, मेरे को 5 में से 3 लोगों की टीम बनानी है. सो ABCD है, मैं ABC को ले लिया या CBA को ले लिया, ऑर्डर डज नॉट मैटर, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम. एक पासवर्ड बनाना है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, या पासवर्ड ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट होता है, ऑर्डर मैटर्स, वो परम्यूटेशन होता है. रेस विनर्स में क्योंकि ऑर्डर मैटर्स, फर्स्ट कोई और आया, सेकंड कोई और आया, या फिर सेकंड, इफ फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस आर स्वैप्ड, दैट इज अ डिफरेंट ऑर्डर, राइट. सो परम्यूटेशन मैटर्स, सो ऑर्डर मैटर्स होता है परम्यूटेशन. हैंडशेक्स कॉम्बिनेशन होता है, हमने देखा हुआ है. मैचेस इन अ टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन, बिकॉज
अगर इफ़ ए इज़ प्लेइंग बी देन इट मीन्स बी इज़ प्लेइंग ए. सो ये सारे याद रखो. ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है कि एन पी आर का फॉर्मूला ये होता है विच इज सेम एज एन सी आर. एन में से आर चूज़ किया, उसको आर टाइम्स परम्यूट कर दिया. इससे हमको आता है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है. इनफैक्ट ये फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कि बस आप यही वाला फॉर्मूला याद रखो. कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, परम्यूटेशन होगा तो आर फैक्टोरियल कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक. ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. सो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि देयर आर हाउ मेनी वेज इन विच अ पर्सन कैन वेयर क्लोथ्स. ये मेरे को कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए बेसिकली. कंबाइनिंग नंबर ऑफ वेज होना चाहिए या बिकॉज कॉम्बिनेशन तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी. सो नंबर ऑफ वेज ये परम्यूटेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ठीक है, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है. सो ओके, व्हाट आर द टोटल वेज टू वेयर क्लोथ्स. ये एक्चुअल क्वेश्चन जो मेरे को आंसर करना है. मेरे को क्या बताया गया कि यार ओके देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. या तो क्लोथ्स विल बी लाइट कलर्ड और डार्क कलर्ड. सो देयर आर 6 वेज टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स एंड 8 वेज टू वेयर डार्क कलर क्लोथ्स. एंड और कुछ कलर नहीं है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स ही हैं, डार्क कलर्ड क्लोथ्स ही हैं. सो फाइनल आंसर क्या होगा? नेचुरली आप बोलोगे यार 6 + 8 होना चाहिए. केस 1 हो गया लाइट कलर, उसमें मेरे को 6 तरीके हैं. केस 2 हो गया डार्क कलर, उसमें 8 तरीके हैं. आई लास्ट को डिफरेंट क्वेश्चन. देर आर 6 वेज, देखो क्वेश्चन वही है बट इंफॉर्मेशन को दे रखी है कि देर आर 6 वेज टू वेयर पैंट्स एंड शूज एंड देर आर 8 वेज टू वेयर शर्ट्स एंड कैप्स. तो यार हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स की पैंट्स हैं, डिफरेंट कलर्स की पैंट्स हैं और अलग अलग शूज़ हैं. इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से परम्यूट करेंगे, कंबाइन करेंगे, कुछ आंसर आएगा. दैट आंसर इज 6. वी डू द सेम थिंग फॉर शर्ट्स एंड कैप्स एंड द आंसर इज 8. अब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू वेयर दोज क्लोथ्स. इस टाइम पे आंसर आएगा 6 multiplied by 8 and not +8. So this is an addition and this is a multiplication. अब ये कैसे पता मेरे को कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. लुक, अगर ये तो दो मेरे को सब प्रॉब्लम एक फाइनल प्रॉब्लम है तो मेरे को आंसर करना है. दिस इज द फाइनल प्रॉब्लम एंड उसका एक पार्ट का कुछ आंसर दे रखा है. दिस इज पार्शियल आंसर. ठीक है, ये भी पार्शियल आंसर है. इफ दीज पार्शियल आंसर्स आर combined in a dependent manner. Look, if a person has to wear clothes, they will first choose pants and shoes and they'll also choose shirts and caps. कुछ उसका combination कुछ choose करेंगे. Now, when these two have been combined, they are combined in a dependent manner and basically they are combined together at the same time. For example, अगर मेरे पास एक ही पैंट होती, एक ही पैंट है एक ही शू है, तो ये तो एक ही कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो फिक्स हो गया देन. नाउ और शर्ट मेरे पास होती है, मान लो शर्ट्स मेरे पास हैं रेड ब्लू ग्रीन येलो और पैंट हो गया मेरे पास वाइट एंड ब्लू. लेट्स से ये कैप्स हो गई मेरे पास वाइट एंड ब्लू. इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं? आर डब्ल्यू आर बी. ठीक है, रेड वाइट रेड ब्लू, देन ब्लू वाइट ब्लू ब्लू, देन ग्रीन वाइट ग्रीन ब्लू एंड येलो वाइट एंड येलो ब्लू. सो ये तो 8 कॉम्बिनेशन हैं, ये तुमको दे ही रखे थे 1 2 3 5 6 7 8. तो दिस इसका फाइनल आंसर कितना होता है? 8 कॉम्बिनेशंस. अब मान लो मैंने बस एक चीज चेंज की है. मैंने इसमें एक चीज चेंज की है कि मान लो मेरे को दूसरी एक पैंट आ गई, मेरे पास सेकंड पैंट आ गई, मेरे पास शूज मेरे पास सेम है.
तो जितने यहाँ 8 कॉम्बिनेशन आए थे ये 8 यहाँ पर भी रिपीट होंगे, बट दीज 8, ऊपर वाले 8 और नीचे वाले 8 में कोई एक फर्क है कि ऊपर वाले 8 और नीचे वाले 8 में वो पैन डिफरेंट है। सो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे 8 + 8। अब सिमिलरली यहाँ पे एक थर्ड पैंट आ जाएगी, फोर्थ पैंट आ जाएगी, मान लो ऐसी 6 पैंट थी, आंसर आ जाएगा 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे 6 बार, विच बेसिकली 6 × 8 which is 48. So when these two partial answers are combined in a way where both of them occur at the same time, तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। बट पहले वाले क्वेश्चन में जो पार्शियल आंसर था मेरे पास, लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स, दीज आर इंडिपेंडेंट, ये अपने आप में पूरे हैं। व्हेन आई एम सेइंग दिस वन वे टू वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ एंड वन वे टू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ, ये दोनों साथ में नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ईदर इट कैन बी लाइट कलर्ड और इट कैन बी डार्क कलर्ड, so they are combined in an independent manner that only this will happen or that will happen. So that is why addition happens. Alright, और इस तरह की चीजें हम कर चुके हैं यार। फॉर एग्जाम्पल जो हमने बताया था, जो n फैक्टोरियल है कि पहले वाले में कुछ आएगा, दूसरे वाले में कुछ आएगा, तीसरे वाले में कुछ आएगा, फोर्थ वाले में, कि पहले वाले के लिए n कॉम्बिनेशन है, दूसरे वाले के लिए n-1 है, तीसरे वाले के लिए n-2 है। सो हम इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? वो मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज दिस इज एक्चुअली, दीज आर ऑल पार्शियल आंसर्स। पहले वाले के लिए पार्शियल आंसर n है, दूसरे वाले के लिए पार्शियल आंसर n-1 है, एंड देन वी मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, दैट इज व्हाई वी गेट n फैक्टोरियल। सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। एंड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे अभी जिसमें व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, कोई तो क्वेश्चन था यार अभी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 7c2 + 8c2 + 9c2। इसमें हमने क्या किया था, हमने 3 अलग अलग पार्शियल आंसर्स को ऐड किया था, बिकॉज जब 700 से स्टार्ट हो रहा है और 800 स्टार्ट हो रहा है, 900 स्टार्ट हो रहा है, दीज आर इंडिपेंडेंट, दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हेंस वी कैन ऐड देम। सो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी सीन दीज थिंग्स, बट नाउ आई एम जस्ट फॉर्मली एक्सप्लेनिंग कि हाउ दिस हैपेंस। एंड ये याद रखना बिकॉज अब हम विल सी सम क्वेश्चन, सम PYQs विच डायरेक्टली आर एम्प्लॉइंग दिस कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। x क्या होगा, नॉन जीरो है, तो 1 to 9 कुछ हो सकता है, y भी 1 to 9 कुछ होगा, बट ये डिस्टिंक्ट है। तो x के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बचे हैं, 9। x के लिए 9 है तो y के लिए कितने बच गए, 8, बिकॉज y इज नॉट इक्वल टू x, तो x ने जो भी वैल्यू ली होगी y वो नहीं ले सकता। सो आंसर कितना आ गया, 72। ये तो वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं, जो फैक्टोरियल डेफिनेशन आई थी, दैट इज फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट, बट दिस इज जस्ट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ वेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पार्शियल आंसर्स। ये क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो, द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम s to t, s से t तक जाना है, विदाउट रीट्रेसिंग फ्रॉम u एंड और v। तो मैं s से जाऊंगा t तक, डेफिनेटली आई क्रॉस u, ये एक जंक्शन बीच में है u, ठीक है, दूसरा जंक्शन, सेकेंड जंक्शन यहाँ पे है। सो नेचुरली आई कैन नॉट कम बैक, सो वंस आई रीच u आई हैव टू गो फॉरवर्ड ओनली। सो s से u तक जाने के कितने तरीके हैं मेरे पास, 3। u से v तक जाने के 2 तरीके हैं, और v से t तक जाने के 3 तरीके हैं, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। These are all partial answers. When I combine them, all of them are occurring at the same time. They are dependent. So 3 × 2 × 3 कितना हो गया, 9 × 2 18। That is the answer. ये क्वेश्चन देखो, in a question paper there are 5 questions to be attempted and in answer to each question has 2 choices, true or false. ठीक है, 5 क्वेश्चन है। It is given that no 2 candidates have given this answer to 5 questions in an identical sequence. तो मान लो एक सीक्वेंस हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, या फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। किसी भी 2 कैंडिडेट के सेम क्वेश्चन, सेम आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं था, तो सबके अलग सीक्वेंस है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं। ये कुछ, इट इज जस्ट एन एलैबोरेट लैंग्वेज ऑफ आस्किंग कि यार नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो चुके हैं, नंबर ऑफ सच सीक्वेंसेस कितने हो सकते हैं बेसिकली। सो यार इसमें पहले देखो,
पहले वाले में ट्रू फॉल्स आएगा, दूसरे वाले में ट्रू फॉल्स आएगा, तीसरे वाले में ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? दो, इसमें दो, इसमें दो। अब मेरे को फाइनल सीक्वेंस, दीज आर द पार्शियल आंसर्स, मेरे को फाइनल सीक्वेंस निकालना है, लाइक फाइनल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस दैट कैन हैपन। सो इनका प्रोडक्ट ही होगा। अनलाइक परमिटेशन जहाँ पे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होता था, बिकॉज पहले वाला n फिक्स हो गया तो दूसरे वाले की चॉइसेस लिमिट हो जाती थी। यहाँ पे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आ सकता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पावर 5 विच इज 32। ये पूछा गया। इनफैक्ट दिस इज अ कॉमन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की इफ आई आस्क द क्वेश्चन, ऑलराइट आई विल जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज की number of ways yeah, 5-digit number can be created using 1 2 3 4 and 5 repetition allowed। ठीक है, repetition allowed मतलब आप वन को मल्टीपल वन यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल टू यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होता? पहले वाले के लिए 5 पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले के लिए 5 5 5 5, इसका आंसर आ जाएगा 5 पावर 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 भी दे रखा होता तो आंसर हो जाता 7 पावर 5 एंड सो ऑन। दिस इज अ कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअली दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव नॉट कवर्ड। अगर आपको अब तक जो किया है वो समझ आएगा तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर था 32, ऑप्शन डी। ये देखो, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है उसका स्पेशल फॉर्म होता है। सो ये दो लाइन है ऊपर वाली, और ये अगर ऐसे मान लो ए बी सी डी है, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के एंड ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमको क्या बताया गया है? 4 पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइन दे रखी है ऐसे, तो 4 पैरेलल लाइन ऐसे दे रखी होंगी, तो ऐसे कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे? सो आई नो कि इसमें मेरे को 2 पैरेलल लाइन इस तरह से चाहिए, 2 ऐसे चाहिए। तो जो ये पर्पल वाली है, पर्पल वाली में से चूज करता हूँ 4c2, और रेड वाली में से मैं चूज करूंगा 4c2। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे। लुक नाउ दीज आर पार्शियल आंसर्स। ये वाला आंसर है कि इस वाले डायरेक्शन में मैं अगर चूज कर रहा हूं तो ऐसे कितने चूज कर पा रहा हूं, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड ये वाला आंसर है कि इस डायरेक्शन में मैं चूज करूंगा तो कितने कर पाऊंगा। अब ये बिकॉज 2 यहां से लिए 2 यहां से लिए, इनको कंबाइन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, राइट? बिकॉज तभी तो पूरा पैरेललोग्राम बनेगा। ये होता है 6, ये होता है 6, आंसर इज 36। ऑलराइट, ओके। अब ये अरेंजमेंट इन अ सर्कल है। देखो, मैंने क्या क्वेश्चन बताया था? पहले मैंने क्वेश्चन दिया था कि 7 पीपल, 7 चेयर्स इन अ सर्कल। और सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या आंसर था कि उसमें आंसर होता था 7 - 1 फैक्टोरियल। अब लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा है कि यार 7 लोगों में से मेरे को 5 लोगों को ही चेयर पे बिठाना, नॉट एवरी वन विल सिट। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? थिंक ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू डन सो फार। सो अगर आपने सोचा, सो इसका आंसर ये होना चाहिए था। देखो, पहले मैं 7 में से 5 चूज कर लेता हूं, और 5 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होगा? 5 - 1 फैक्टोरियल। क्या बच गया? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 7c5 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। इसको मैं 7/5 फैक्टोरियल को 7 × 6 करूँगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ये 24 है, ये 12, 7 × 6 42 × 12,
12 into 24, 12 into 450, 504. That is the answer. And ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मैंने इसमें नहीं लिखा, बट ऑप्शंस में एक्चुअली इस तरह से नहीं लिखा, ऑप्शंस में इस तरह से दिया होगा, राइट. सो नो नीड टू कॉम्प्लिकेट दिस. हमको पता है चूज़ कैसे करते हैं, हमको पता है सर्कल में अरेंज कैसे करते हैं. सो फर्स्ट चूज़ एंड देन अरेंज. एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, कुछ भी करोगे सबसे पहले तो चूज़ ही करोगे, राइट. तो चूज़ कर लो पहले, देन यू डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन. ओके, ये क्वेश्चन देखो. इन हाउ मेनी वेज द अल्फ़ाबेट्स ब्रेड, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं BREAD, दे कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर. ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर का मतलब ब्रेड है दो, देखो दो ही वॉवल्स हैं, ये तो सही है, बट BERAD ये गलत है, बिकॉज इसमें वॉवल सही नहीं है, साथ में नहीं है. तो इसको आप यार, इसके देखो मल्टीपल तरीके हैं. देखो ऑब्वियसली आप मैनुअली कैलकुलेट तो नहीं करना चाहोगे. केस, अगर आप केस लेना चाहोगे कि पहले वाले में कितने केस हैं, अगर वॉवल होगा तो यहाँ पे एक वॉवल ही आ सकता है, ठीक है. अगर यहाँ पे वॉवल है मान लो, तो इसके दो केस हो गए, तो यहाँ पे एक ही केस बचेगा, एंड देन उसके बाद 3, 2, 1. फिर पहले वाले में अगर वॉवल नहीं है तो यहाँ पे अगर सम कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे 3 चॉइस बचेंगी. फिर अगेन यहाँ पे या तो वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, तो एंड सो ऑन एंड सो ऑन, बहुत सारे केस बन जाएंगे. एक्चुअली 4-5 केस बन जाएंगे ऐसे, आप उन सबको ऐड करो. तो यार मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता. तो मैं क्या बोलूँगा कि यार ये वॉवल्स टुगेदर है, राइट. सो लेट मी इन दोनों को चिपका देता हूँ. इन पे ना मैंने एक टेप लगा दी है. सो B है मेरे पास, R है मेरे पास, EA एकदम साथ में है, और मैंने ना इन पे टेप लगा रखी है, ये सिर्फ चिपके पड़े हैं. सो मैं पहले सोचता हूँ कि यार लेट मी जस्ट फर्स्ट कंसिडर दिस एज वन सुपर अल्फाबेट और वन ब्लॉक. एक आइटम ही तो है, राइट. ये अल्फाबेट क्या है, आइटम्स हैं. B इज एन आइटम, R इज एन आइटम, D इज एन आइटम, और EA को एक आइटम मान लेता हूँ. अब इसको मैं कितने वेज में इसको मैं परम्यूट कर सकता हूँ. 4 फैक्टोरियल, राइट. ये 4 फैक्टोरियल है, बट ये जो चीज़ है ये या तो ये हो सकता है. फॉर एवरी सच कॉम्बिनेशन मान लो, अब मैं इसको अनपैक करता हूँ. मान लो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ये था EAD. अब मैं इसको अनपैक करूँगा, कितने बनेंगे. एक ऐसा बनेगा ब्रेड, और एक बनेगा BRAED. सिमिलरली मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता DEARB, ठीक है, ये साथ में है. इसको मैं अनपैक करूँगा, अनटेप करूँगा इन दोनों को, तो एक मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा ये, एक कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा AERB. सो बिकॉज ये दो हैं, मेरे पास 2 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. आफ्टर टेपिंग अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल आंसर था, और उस हर फॉर एवरी सच अरेंजमेंट इन दोज 4 फैक्टोरियल अगर मैं इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, सो विल दिस नॉट बी माई फाइनल आंसर. 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अगेन मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, आई हैव बीन टोल्ड कि ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर. सो पहले मैंने वो 2 वॉवल्स को टेप कर दिया. सो आई हैव दिस 4 आइटम्स. 4 आइटम्स को मैंने अरेंज किया, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 फैक्टोरियल. नाउ उस हर एक कॉम्बिनेशन को, एक एक कॉम्बिनेशन को मैंने पिक किया और देखा कि इस कॉम्बिनेशन को मैं अनपैक करूंगा, सो आई विल गेट 2 फैक्टोरियल फॉर ईच. For each of these 4 factorial, I will get 2 factorial more combinations, more arrangements, not combinations, arrangements. So final answer should be 4 factorial and 2 factorial, which is like 24 into 2, which is like 48. और वही का आंसर है. ये वाली प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये ना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है. लाइक कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं परम्यूटेशन के, तो जो हम सारे कर रहे हैं, ये सारे स्पेशल केसेस अगर आपको याद होंगे, सो इन एन एक्चुअल क्वेश्चन ईदर दिस कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली, or a part of that question can be solved using this method. ये क्वेश्चन देखिए. In how many ways the alphabet's palindrome can be arranged so that all the vowels are together?
वापस से देखो सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले तो इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस, ट्राई इट आउट। क्या होगा? P L N D R M, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 AEOE, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई रिपीट नहीं होता, सारे अल्फ़ाबेट्स यूनिक हैं। यू माइट आस्क कि अगर यार रिपीट होते तो क्या करते? आई विल टेल दैट लेटर, बट इस क्वेश्चन में एवरीथिंग इज़ नॉन रिपीटेबल। इनको तो मैंने टेप कर दिया, सो ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये एक, इसको वी मान लेते हैं, वॉवल है। तो मेरे पास क्या बच गया? PLN DRM V, 7 हो गया। इनको मैं कंबाइन अरेंज करूंगा, परम्यूट करूंगा, तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मैं इन वॉवल्स को अनपैक करूंगा। हर वॉवल को अनपैक करने के बाद, फॉर एवरी सच कॉम्बिनेशन, बिकॉज देर आर 4 वॉवल्स, आई विल गेट 4 फैक्टोरियल मोर अरेंजमेंट्स, बिकॉज AIOE को मैं 4 तरीके से अनपैक कर सकता हूँ। सो यही मेरा फाइनल आंसर है। ये जो भी वैल्यू आएगी हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट देखना। दैट इज द आंसर। अब ये देखिए, इन हाउ मेनी वेज अल्फाबेट्स ABCDEEF कैन बी अरेंज्ड। नाउ लेट्स से हमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि दे आर टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि ABCD है, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, देन ABCDEF ऐसे हो गया, राइट ना। व्हाट इज द चैलेंज इन दिस? नॉर्मली अगर मेरे पास 1 2 3 8 है ना, ये 8 लेटर्स हैं, इफ दीज आर ऑल यूनिक, 8 फैक्टोरियल आंसर होता। इफ ऑल दीज आर यूनिक तो 8 फैक्टोरियल आंसर होता, बट ये यूनिक नहीं है। सो हाउ कैन आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम? दिस इज ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, एंड यू कैन ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, बट नहीं भी हुआ, इट्स ओके, वील कवर दिस। ये इतना आसान नहीं है कि खुद से आ जाए। सो देखो इसमें हो क्या रहा है। मान लो ये E1 E2 E3 होता है। ओके, सो आई विल गिव यू अ डिफरेंट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ABCD E1 E2 E3, E1 E2 E3, देखो ये ओरिजिनल प्रॉब्लम था। इस केस में तीनों अलग हैं, इस केस में तीनों अलग हैं, सो आंसर क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल होगा, राइट। और इस केस में मान लो आंसर कुछ होगा, आंसर इसको M मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। मान लो इस केस में आंसर M है। सो कैन आई फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू? इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि मान लो इसका आंसर कुछ M आया था। इस M में कोई एक अरेंजमेंट रही होगी, ABEDEFC, मान लो ये एक अरेंजमेंट है, एक और ही आएगा, ठीक है। अब लेट्स से मैंने अभी यहाँ पे E1 E2 E3 नहीं लिखा है। अब मैं इनको E1 E2 E3 असाइन करता हूँ। व्हाट आई डू इज कि मेरे पास 3 आइडेंटिकल ईज हैं, मैं इनको निकालता हूँ एंड आई रिप्लेस देम विद E1 E2 E3। सो मैं कितनी बार कर सकता हूँ? एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा AB E1 D E2 F C E3। एक में ये E1 होगा, ये E3 होगा, ये E2। एक में ये E2 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा, E3 एंड सो ऑन। ये तो मेरे को पता है, बेसिकली ये 3 फैक्टोरियल है, राइट, इंटू 3 फैक्टोरियल। क्योंकि जितनी बार भी E हैं, जितने भी ईज हैं, बिकॉज देर आर 3 आइडेंटिकल ईज, उनको मैं नॉन आइडेंटिकल E1 E2 E3 रिप्लेस कर रहा हूँ। सो दैट इज लाइक आई कैन डू दैट 3 फैक्टोरियल टाइम्स। सो जो आंसर आया होगा उसको मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आंसर आ जाना चाहिए था। तो M क्या हो गया मेरा? M is actually 8 factorial by 3 factorial. And this is actually a standard formula. क्या होता है? So, अगर हैं मेरे पास n आइटम है जिसमें से k आर आइडेंटिकल, तो इनका अरेंजमेंट होता है, ये k है, इनका अरेंजमेंट होता है n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल।
और इसको आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो कि ये मैंने मान लो पहले सबको आइडेंटिकल मैंने सबको यूनिक मान के अरेंज कर दिया, इस तरह से मैंने सबको यूनिक मान के अरेंज कर दिया। देन जो जो एक्चुअली आइडेंटिकल थे, अगर मैंने उनको वापस, ये मैंने इनको पहले यूनिक बना दिया था, इनको मैं वापस में आइडेंटिकल में कन्वर्ट करूंगा, सो कितनी बार कर सकता हूँ? अगर ये 3 थे, सो मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, सो वो सारे कॉम्बिनेशन इरेज हो जाएंगे एंड आई विल ओनली गेट दीज काइंड ऑफ आइडेंटिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें ये सारे E1 E2 E3 आइडेंटिकल हैं. Basically the derivation that we have seen, this is the intuition that you should have. Basically what I'm trying to do is, I mean उन सबको जो यूनिक जो आइडेंटिकल आइटम्स हैं उनको मैंने एक तरह से क्लब कर दिया है एंड आई हैव काइंड ऑफ रिमूव्ड all of the number of arrangements that could have been possible अगर वो यूनिक होते. सिमिलरली तो ऐसे इसमें और क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर तो ये आएगा. इसमें ऐसे भी होता है कि ABC है, D 2 बार आ गया, E 3 बार आ गया, F भी 2 बार आ गया एंड G आ गया. इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है. जितनी चीज़ें आपको यूनिक आइडेंटिकल मिलती जा रही है उनसे डिवाइड कर दे जाओ. तो इसका कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ऊपर 11 फैक्टोरियल आएगा. D 2 बार आ रहा है, तो पहले मैंने मान लिया 11 फैक्टोरियल में आई एज्यूम्ड कि एवरी वन इज यूनिक. देन आई रिमूव द यूनिकनेस ऑफ D, तो 2 फैक्टोरियल आ गया. 3 की यूनिकनेस रिमूव की तो 3 फैक्टोरियल आ गया. F की यूनिकनेस रिमूव की तो 2 फैक्टोरियल आ गया. तरीका क्या है इसको समझने का? यही तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि E1 E2 3 इमेजिन किया, इनको ऐसे लिखा, उनको यूनिक किया, तो इसका जो आंसर आएगा उसको इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे तो ये आएगा. इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो. इन अ वे यू कैन से दिस इज ऑल्सो वन मोर फॉर्मूला दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला हो गया तो 2 हो गए, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से आ रहे हैं. दिस इज नॉट समथिंग जो आपको याद करने की जरूरत है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि तो कैसे हो रहा है सर. सो now look at this question. In how many ways can the 10 books and 5 stones be arranged so that the stones are identical and 2 books are identical? तो टोटल आइटम मेरे पास 15 है, 10 प्लस 5, पाँचों स्टोन तो आइडेंटिकल हैं ही, और 2 बुक्स हैं जो आइडेंटिकल हैं, मतलब 10 बुक्स हैं बट उनमें से 2 आइडेंटिकल हैं. बस यही है आंसर, कुछ इसमें ज़्यादा है ही नहीं. अब क्या बताया गया? In how many ways can the alphabets A, B, C, D, E, 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 F be arranged in a circle? Okay. ना अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है, मतलब फॉर्मूला तो कुछ है नहीं ना, मैंने फॉर्मूला बताया नहीं. आप वही इमेजिन करो कि यार मैं मान लो E1 E2 E3 मान लेता हूँ. A B C D E1 E2 E3, ठीक है, NF. तो पहले इसका आंसर कितना होगा? सर्कुलर अरेंजमेंट में, क्योंकि ये 8 आंसर, ये कितने 8 हैं, सो दिस विल बी 8 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. अब एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, E1 E2 लेट्स से C D E3 and F. इसमें मैं इनको आइडेंटिकल बना रहा हूँ. सो ये 3 है, तो वापस से बाय 3 फैक्टोरियल तो होना ही चाहिए, राइट? अगेन इसको अगर मैं ऐसे विजुलाइज करूँ कि ये आया कैसे होगा, ये ऐसे लिखा गया होगा A B E E C D E and F. अब मैं इन E को यूनिक बना रहा था, ये मेरे को आंसर पता है, ये 7 फैक्टोरियल आंसर है. यहाँ पे आंसर मान लो M था. अब मैंने इन सब E's को E1 E2 E3 से रिप्लेस किया. सो बिकॉज लुक आई नो कि सर्कुलर में अरेंजमेंट थोड़ी सी कम हो जाती हैं, N-1 फैक्टोरियल हो जाती हैं, बट बिकॉज A B C D F आर फिक्स्ड, सो अगेन इसमें E1 भी आएगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. इसमें E1 E2 E3, देन E1 E3 E2 एंड सो ऑन. ये 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, 6 इसमें भी एग्जिस्ट करेंगे. इसमें यू विल नॉट डू 3 - 1 फैक्टोरियल हेयर, because now they are in a line.
सी सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एज्यूम नहीं करते हैं. सो लाइक व्हाट वी एज्यूम इज कि वी इनिशियली पुट देम इन अ लाइन एंड देन आखिरी वाले और फर्स्ट वाले को जोड़ दिया. बट विद इन दिस सर्कल अगर ए बी सी डी एफ फिक्स्ड हैं, सो दिस इज एक्चुअली अ लाइन हेयर, बिकॉज यहाँ पे बी रिप्रेजेंट्स लेफ्ट मोस्ट. इन अ वे आप बोल सकते हो कि जो बी है दिस इज अ लेफ्ट मोस्ट. सो बी के बाद जो आएगा वो लेफ्ट मोस्ट होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और एफ से जो पहले आएगा वो राइट मोस्ट होगा. सो यहाँ पे एक ऑर्डर फिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ही आएगा. सो m इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. m क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. इस क्वेश्चन में वही आंसर होना था. तो बस ये जो ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसमें चेंज हो गया. मतलब अगर इस सीक्वेंस होता, अगर इस सीक्वेंस में होते ए बी सी डी ई एफ, तो आंसर आया था 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. सर्कुलर अरेंजमेंट में आ गया 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. लिटिल ट्रिकियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस. ये एक और क्वेश्चन देखिए. यूजिंग 2 2 3 3 3 as digits, how many distinct numbers can be formed which are greater than 30,000? सो यार देखो 2 2 3 3 3 इनको 5 डिजिट्स को यूज़ करके कोई नंबर बनाना है. इट शुड बी ग्रेटर देन 30,000. तो पहले वाला तो 3 ही होगा. पहले वाला 3 हो गया. अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 या 3 या 3, इनके कॉम्बिनेशन कुछ आएंगे, परमिटेशन कुछ आएंगे. ये कितने परमिटेशन हो गए? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. क्यों? 4 पोजिशंस हैं तो 4 फैक्टोरियल. 2 रिपीट हो रहा है कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल. 3 रिपीट हो रहा है कितनी? 2 बार, 2 फैक्टोरियल. ये आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 2 इंटू 2. 24 अपॉन 4 6. नहीं तो आप वैसे भी, आप करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे यार. 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2. अब इसमें स्टार्टिंग में 3 आ जाएगा. फिर कर भी सकते थे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था. बट ये वी नो द कॉन्सेप्ट, सो इट्स इजी देयर. ओके, सो आज के लेक्चर में दीज आर द प्रॉब्लम्स वील डू. यू विल फाइंड एन असाइनमेंट, उसको सॉल्व कीजिए. अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. लोग पीएनसी कैन बी ट्रिकी, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसमें किसी भी क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं थी. यू जस्ट नो व्हाट इज टू बी अप्लाइड, व्हाट इज बीइंग कंबाइंड, व्हाट इज बीइंग अरेंज्ड, परम्यूटेड, एंड यू विल गेट द आंसर. एंड यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं. देर आर couple of more concepts that we're going to cover in the next class, and कुछ और there are little other PYQs, various tricky PYQs that we're going to cover. So bring your doubts and questions, and see you in the next lecture.